बेरोज़गारी एक प्रमुख समस्या है हमारे देश में। आज युवा बड़े बड़े सपने लेके एक छोटे से कमरे में संघर्ष करते हैं, आप सभी जानते हैं। और आज बेरोज़गारी पर कोई बात नहीं करता, लेकिन आज बेरोज़गारी पर बात करने के लिए हमारे साथ विनय यादव जी हैं। संसद में भी जा चुके हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और विभिन्न मुद्दों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बोलते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन भाई आदर्श मिश्रा जी और आपके तमाम दर्शकों का भी। जी विनय जी, हम जानना चाहते हैं बेरोज़गारी को लेकर। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है, आज युवा उससे कहीं ना कहीं ग्रस्त है। तो आप बेरोज़गारी को कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपकी नज़र में बेरोज़गारी को कैसे समाप्त किया जा सकता है? देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ कि बेरोज़गारी को सभी सरकारों को प्राथमिक मुद्दे के तौर पर उठाना चाहिए। आज जिस तरीके से भारत देश के 5 करोड़ लोगों के हाथों से सीधे तौर पर रोजगार चला गया है, ये भारत के सामने सबसे बड़ा संकट है। आखिर 21वीं सदी में हम कैसे निपटेंगे? क्या सरकारों के पास इसका कोई समाधान है? क्या इसको लेकर के कोई एजेंडा तैयार है? कोविड के इस कोरोना काल, संक्रमण काल से प्रत्यक्ष तौर पर तो 2 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया है। रोजगार हमारे सामने, लेकिन इस पर रोजगार पर आज न कोई टीवी मीडिया बहस करना चाहती है, न कोई इस पर बातचीत करना चाहते हैं। आखिर कब तक? और जब तक युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि वो समय दिन दूर नहीं है जब बेरोजगारी को लेकर के इस देश में आंदोलन हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी आपने देखा होगा रेलवे की भर्तियों को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, आर्मी की भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती हैं। लोग इसको लेकर के, मैंने कहा, चुनावों पर जिस तरीके से करोड़ों अरबों रुपया बहाया जा रहा है, उतना अगर खर्चा, मैं समझता हूं कि उसका 2% भी अगर रोजगार की दिशा में काम हो तो बड़े स्तर पर काम हो सकता है। जी, तो देखिए विनय जी, बहुत सही बात आपने कहा। आर्मी की भर्ती की आर्मी की भर्ती का भी आपने जिक्र किया, रेलवे का भी जिक्र किया। तो आखिर सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है? क्या वजह मानते हैं इसको लेकर आप? देखिए, मुझे लगता है कि रोजगार को लेकर के सरकारें प्राथमिकता के साथ ये मुद्दा नहीं उठाती हैं। आपने देखा होगा कि जो अभी हाल में ही बजट पेश हुआ है, मैंने कहा कि निर्मला सीतारमण भारत के लोकतंत्र में सबसे फ्लॉप अर्थशास्त्री रही हैं। उतना उनके जितना फ्लॉप कोई अर्थशास्त्री अब तक की राजनीति में कभी हुआ ही नहीं है। क्या बयान देती हैं? प्याज को लेकर के कहती हैं कि प्याज मैं खाती नहीं हूँ, और अर्थव्यवस्था को लेकर के झूठे जिस तरीके से वायदे हो रहे हैं, बजट पेश हो रहे हैं, उससे कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। और यही हालत रही तो आने वाले सन 2025 तक देश के अंदर 50 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे और भारत के पास फिर इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था और चरमराए भारत के आर्थिक संकट से भारत को कोई उबार नहीं सकता है। 92 का दौर था, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, भारत के पास पैसा नहीं बचा था, बिल्कुल भी राष्ट्र पूंजी नहीं बची थी देश को चलाने के लिए, लेकिन भारत ने किस तरीके से उभरा, वो उन सब नीतियों को लेकर के आखिर चर्चा क्यों नहीं होती है? उसको लेकर संसद में बहस क्यों नहीं होती है? मीडिया क्यों इस पर बहस नहीं करना चाहती? मीडिया क्यों इस पर बात नहीं करना चाहती? ये सबसे बड़ा संकट है। ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्या लगता है संसद में क्यों इसे नहीं उठाया जाता आपकी नज़र में? देखिए, मुझे लगता है कि संसद में इस पर बहस होनी चाहिए और सबसे प्राथमिकता के तौर पर बहस होना चाहिए। मैंने सदन की कार्यवाही को बहुत करीब से देखा है, मैं सदन में बैठा हूँ, लेकिन ये जो मूलभूत, देखो, युवाओं को, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और भारत देश के सामने सबसे बड़ा संकट है रोजगार को लेकर के। अगर भारत की सरकारों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, सरकारें अगर नहीं चेती, तो इस देश में बड़े व्यापक इस पर जन आंदोलन हो सकते हैं बेरोजगारी को लेकर के। और बेरोजगारी के संकट से उभरने के लिए भारत के पास बड़े स्तर पर नीतियां होनी चाहिए। मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में भारत को पहली प्राथमिकता के साथ काम करना चाहिए। छोटे छोटे कुटीर लघु उद्योगों को लेकर के भारत को प्राथमिकता से काम करना चाहिए और युवाओं के लिए नए नए संसाधन क्रिएट करने होंगे। युवाओं को रोजगारों को लेकर के विस्तार पर रणनीति बनानी होगी, नई नीतियां लागू करनी होगी, तब जाकर के हम निपट पाएंगे। मैंने कहा, सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में 5 करोड़ बेरोजगार हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। भारत देश के महिलाओं के हाथों से आज रोजगार चला गया है। रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता है और 2025 तक अगर इसको लेकर के बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर नए नए माध्यम सृजन क्रिएट नहीं किए गए तो भारत देश के सामने बेरोजगारी का सबसे बड़ा संकट उत्पन्न होगा। विनय जी, अब एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा। युवा जो आज बेरोजगार से एक परेशान है, पीड़ित है, तो युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं को क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, युवाओं का मेरा यही संदेश है
कि युवा तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, शिक्षा में जिस भी फील्ड में हैं अपने मेहनत से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सरकार का भी उत्तरदायित्व बनता है। आप देखो ना, इंटर पास करके, ग्रेजुएशन पास करके आज MBA वाले, MD वाले, बड़ी बड़ी डिग्री धारक आज सबसे ज़्यादा भारत देश के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास अच्छी तालीम है, जिनके पास अच्छी डिग्रियाँ हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। 10-10 वैकेंसी पर 10-10 हज़ार, 10-10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ी चुनौती। हम इससे कैसे निपटेंगे? क्या इसके पास समाधान है? मैंने कहा भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं आज। 2 करोड़ से ज़्यादा युवा ऐसे हैं जिनके पास अच्छी तालीम है, अच्छी डिग्रियां हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। विधायक MLA बन जाते हैं, विधानसभा में 5 साल तक जाते नहीं हैं, काम नहीं करते। मैं तो कहता हूँ इस देश के अंदर 4000 से ज़्यादा MLA हैं। अगर हर MLA अपनी विधानसभा में रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाए, बातचीत करे, लोगों के बीच में जाए, इस पर काम करे और देखे और उनको चिन्हित करे, तो हम इससे निपट सकते हैं। क्यों नहीं निपट सकते हैं? हर विधानसभा में करोड़ रुपए का बजट प्रतिवर्ष खर्च होता है, लेकिन कितना ग्राउंड धरातल पर जाता है? अगर उसके माध्यम से छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, उनकी प्रतिभाओं को निखारा जाए, तो हम इस चुनौती से निपट सकते हैं। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। चुनावी एजेंडा, झूठे वादे दिखा करके लोग सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद देश की जनता का खून चूसा जाता है। मैं कहता हूँ देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितने हुए, सड़कें कितनी बनी, लेकिन इस देश के गरीब का विकास कितना हुआ, ये भी राजनेताओं को पता होना चाहिए। इस देश में महिलाओं का विकास कितना हुआ, इस देश में गरीब की झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी है या नहीं है, क्या राजनेताओं को ये पता है? इस देश में किस तरीके से गरीब अपना जीवन यापन कर रहा है? इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसान पर निर्भर है, लेकिन कृषि सेक्टर में कितना विकास होता है? कृषि सेक्टर में सरकारें कितना फोकस करती हैं? भारत की अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है, लेकिन किसानों की आज बदहाल हालत है। आज 10,000 से ज़्यादा किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करता है इस देश के अंदर। जो भारत देश का किसान, जिस भारत का पालन पोषण करता है, वो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है और सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। किसान की मृत्यु के आंकड़े सरकार गूगल से हटा देती है, चैनलों से हटा देती है, मीडिया अपने चुप्पी साध देती है। ये लोकतंत्र की सच मायने में हत्या है। देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया, मिश्रा जी, इन चीज़ों को दिखाता नहीं है, आज हकीकत को दिखाना बंद कर गया है। ये भारत एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसमें भारत के सामने बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी एक बहुत बड़ा संकट है। अरे राम मंदिर, मस्जिद के मुद्दों पर इस देश को मत लड़ाओ। मंदिर बने, मस्जिद बने, अच्छी बात है, धार्मिक सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इस देश को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी भारत अच्छा काम करे, आर्थिक आध्यात्मिक दृष्टि से देश का नेतृत्व करे और एक अच्छी राजनीति हो। मैंने कहा राजनीति शासक सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए होता है, राजनीति एक सेवा का है, तो राजनीति में सेवा मायने है, ना कि शोषण। लेकिन आज भारत देश में शोषण ज़्यादा